रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। What is evil? Is there a way to define it? Can't good and evil be two sides of a coin? Good evening, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ नॉवल इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा बाय इमेज त्रिपाठी। जी हाँ, ये नॉवल जो की जर्नी है लॉर्ड शिवा की फ्रॉम अ कूल डूड टू महादेव। लॉर्ड शिवा जिन्हें कैलाश मानसरोवर से ढूंढ कर लाए हैं मलुहंस, वो जिनका गला सोमरस पीने के बाद नीला हो गया, इसलिए वो बने हैं नीलकंठ। वो हैं मलुहंस के सेवियर, वो करेंगे ईविल का विनाश। ऐसा सोचते हैं मलुहंस, ऐसा सोचते हैं सूर्यवंशी। और अब क्योंकि शिवा कन्विंस हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि सूर्यवंशी ही सही है और चंद्रवंशी के खिलाफ होनी चाहिए वॉर। चंद्रवंशी को करना चाहिए डिस्ट्रॉय क्योंकि वो है ईविल। चंद्रवंशी और नागास ने मिलकर किया है माउंट मंदिर पर अटैक, जहां पर सूर्यवंशी बनाते हैं सोमरस। सूर्यवंशी के हिसाब से चंद्रवंशी को सूर्यवंशी से बहुत जेलसी है और वो नहीं चाहते कि सूर्यवंशी ज्यादा क्वांटिटी में सोमरस बनाकर हमेशा यंग और हेल्दी रहे। खैर, अभी तक की कहानी को आपने फॉलो जरूर किया होगा, तो पिछली सारी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी होंगी। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो आप YouTube पर जा सकते हैं, लिख सकते हैं इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा शिवा ट्रायलॉजी पार्ट 1, 2, 3, 4 बाय रेडियो उड़ान और आपको सारे पार्ट्स इस नॉवल के मिल जाएंगे। आप इस नॉवल को डिटेल में जरूर सुनिएगा। पर चलिए अभी कैच अप करते हैं आज की कहानी। जी हाँ, माउंट मंदिर पर हुए अटैक के बाद सूर्यवंशी ने चंद्रवंशी से कहा कि वो उन टेररिस्ट को सूर्यवंशी को सौंप दे, पर चंद्रवंशी का कहना है कि उनका इस अटैक में कोई हाथ नहीं। अब तो वॉर ही करनी होगी क्योंकि चंद्रवंशी राजा जो कि ईविल है, वो कभी भी दोषियों को सूर्यवंशी के हवाले नहीं करेंगे, तो वॉर तो होगी और जरूर होगी। और मलुहंस को ये भी पूरा विश्वास है कि उनके पास नीलकंठ है, उनके पास सेवियर है, तो वो ये वॉर जीत भी जाएंगे। खैर, शिवा तो सूर्यवंशी के साथ है, सूर्यवंशी का ही साथ वो इस वॉर में देने वाले हैं और चंद्रवंशी यानी कि ईविल को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि गुड और ईविल की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है और शिवा का ये डिसीजन उन्हें किस नतीजे पर ले जाता है। योर हाइनेस, अगर विकर्म लॉ को स्क्रैप कर दिया गया है तो फिर हमें यह हक क्यों नहीं दिया जा रहा कि हम मलुहा के साथ खड़े हो सके? हम भी इस मुश्किल के समय में मलुहा की मदद करना चाहते हैं, हम भी ये युद्ध लड़ना चाहते हैं। प्लीज योर हाइनेस, हमें अलाउ कीजिए। शिवा जब दक्षा के दरबार में आए तो द्रिपाकु को वहाँ देखकर हैरान हो गए। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? शिवा ने द्रिपाकु से पूछा। पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर मैं ये वॉर नहीं लड़ पाया, अगर मैं मलुहा के साथ नहीं खड़ा हो पाया, तो मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगेगा माय लॉर्ड। शिवा दीपाकु की ये हालत देखकर काफी कंसर्न तो थे, पर शिवा जानते थे कि दीपाकु वही है जिसके पिता नेत्रहीन हैं और वो शिवा को कोटद्वार में मिले थे। शिवा ने दीपाकु से कहा कि अगर वो वॉर लड़ने चला गया, अगर उसे कुछ हो गया, तो उसके पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? माय लॉर्ड, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी का ध्यान मलुहा रखेगा, पर अगर मैं ये वॉर नहीं लड़ पाया, अगर मैं मलुहा के काम नहीं आ पाया, तो मेरे पिताजी एक बार में 1000 मौतें मर जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता माय लॉर्ड, मैं भी मलुहा के लिए अपनी जान देना चाहता हूँ, मैं भी मलुहा के लिए मर मिटना चाहता हूँ। मेरे पास 5000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि विकर्म की श्रेणी में आते थे। अब क्योंकि हम विकर्म नहीं है, हम चाहते हैं कि हम भी अपनी एक आर्मी बनाएं, हम चाहते हैं कि हम भी इस वॉर का हिस्सा बने। मैं नहीं चाहता कि तुम मलुहा के लिए अपनी जान दो। शिवा की ये बात सुनकर वो काफी निराश हो गया था। उसे लगा कि अब उसे वापस कोटद्वार जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मलुहा के लिए जान लो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वॉर में चंद्रवंशी का खून बहाओ, अपना नहीं। ये सुनकर द्रिपाकु की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिवा ने दक्षा से कहा, इनकी एक अलग बटालियन होगी जिसे हम विकर्म बटालियन के नाम से जानेंगे। शिवा ने कह दिया तो विकर्म पर्सन्स को एक आर्मी बनाने की इजाजत मिल गई। पर शिवा ने देखा कि ये लॉ तो स्क्रैप हो गया है। पर जब द्रिपाकु अंदर आया तो किसी ने भी द्रिपाकु को छुआ नहीं, सबने द्रिपाकु के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। वहाँ बैठे किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया, पर अंदर ही अंदर
बहुत लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई कह रहा था कि हम क्षत्रिय हैं और हमें क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए, कमजोर का सहारा बनना चाहिए, ना कि कमजोर को इस वॉर में अपने साथ खड़ा करना चाहिए। और अगर विकर्म लोग लड़ाई करेंगे तो मरने के बाद एक क्षत्रिय भगवान के पास जाकर क्या जवाब देगा। वहीं दूसरे ने कहा कि द्रिपाकु जैसे बहुत सारे लोग जो कि विकर्म तो हैं पर कमजोर नहीं, ये लोग पहले भी लड़ाई कर चुके हैं। किसी न किसी कारण से इन्हें विकर्म घोषित किया गया था, या तो इनका मरा हुआ बच्चा हुआ है, या फिर फैमिली में कोई बीमारी हुई है, या किसी और बड़े कारण की वजह से इन्हें विकर्म घोषित किया गया है। पर ये लोग कमजोर नहीं है, ये चाहे तो मलुआ के लिए लड़ाई कर सकते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग पहले कर भी चुके हैं। किसी का कहना था कि विकर्म होने से ही एक पर्सन वीक हो जाता है और नीलकंठ हर सही या गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। वहीं किसी का कहना था कि नीलकंठ जो बोलेंगे वही सही है। अगर नीलकंठ ने कहा है कि कोई विकर्म नहीं तो कोई विकर्म नहीं होगा। अगर नीलकंठ ने कहा है कि विकर्म लोग लड़ाई कर सकते हैं तो वो युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं, तो वो क्षत्रिय के साथ खड़े हो सकते हैं। व्राका और जनरल पर्वतेश्वर के कैबिन में बैठे थे। पर्वतेश्वर व्राका को युद्ध के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे थे। हम लोग एक बो की फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और स्ट्रेंथ भी मिल जाए, और जो हमारी टॉर्टस फॉर्मेशन होगी जिसमें हम स्क्वायर्स बनाएंगे उसे हम मिडिल में रखेंगे। एक एंड पर मैं रहूंगा और दूसरे एंड पर व्राका तुम रहोगे। मैं जनरल, बट महादेव, मुझे तो लगा दूसरे साइड पर महादेव रहेंगे। व्राका ने कहा, शिवा? नहीं, शिवा ये वॉर नहीं लड़ेगा। शिवा वॉर क्यों लड़ेगा? उसका मेन एम है बदला लेना। एक नागा के पीछे अपनी जान तो शिवा खतरे में नहीं डालेगा। हम जीतने के बाद उस नागा को शिवा के कदमों में डाल देंगे, बस उसे अपना बदला लेना है, वो ले लेगा। व्राका को ये अच्छा नहीं लगा कि महादेव को उनके जनरल शिवा के नाम से बुला रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। पर व्राका अपने जनरल को क्वेश्चन तो नहीं कर सकता था, पर उसे ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि महादेव ये वॉर नहीं लड़ रहे। क्या जनरल अभी भी महादेव में विश्वास नहीं करते? क्या जनरल सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि श्री राम ही हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता? पर श्री राम ने तो ऐसा खुद ही कहा था कि वो रिप्लेसेबल हैं, सिर्फ धर्मा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पर क्या उनके जनरल को नीलकंठ पर विश्वास नहीं? पर्वतेश्वर अभी भी व्राका को एक्सप्लेन ही कर रहे थे। मैं शिवा की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे उसकी कैपेबिलिटीज पर भी कोई शक नहीं, बट हम इस तरह से उसकी लाइफ तो मुश्किल में नहीं डाल सकते। सिर्फ एक ब्लू थ्रोट होने की वजह से हम उसके ऊपर इतना विश्वास भी नहीं कर सकते। उसे वॉर से बाहर ही रहने दो, हम लोग वॉर जीत सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। और ऊपर से उसकी शादी भी हो गई है, वो सती को प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि सती के साथ दोबारा ऐसा कुछ होना चाहिए, और वो ऐसा होने भी नहीं देगा। उसे ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। व्राका बोल तो नहीं सकता था, पर मन ही मन सोच रहा था कि महादेव उन सबको बचाएंगे, महादेव उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे, महादेव ये लड़ाई जरूर करेंगे, क्योंकि यही तो महादेव करते हैं। व्राका ये नहीं जानता था कि कहीं ना कहीं पर्वतेश्वर भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि शिवा सामने आकर कहेंगे कि वो ये लड़ाई करेंगे। पर्वतेश्वर बहुत बार बहुत सारे लोगों में विश्वास कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में ये सोच चुके हैं कि वो लॉर्ड राम की तरह बनेंगे, उनसे बेटर बनने की कोशिश करेंगे, महादेव बनेंगे। पर उन्हें हमेशा ये डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। वो नहीं चाहते कि एक बार फिर उनके साथ ऐसा हो। वो नहीं चाहते कि वो ये बात मान ले कि शिवा लड़ाई करेंगे और लास्ट मोमेंट शिवा मना कर दे और उन्हें फिर अपना कोई बैकअप प्लान बनाना पड़े। तक्षा, प्रोटेक्टर ऑफ मलुहा। माउंट मंदिर पर हुए उस ब्रूटल अटैक के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी कंडोलेंस उन सभी ब्राह्मण्स के लिए पे करता हूँ। मुझे बहुत दुख है कि किसी ने ब्राह्मण्स के साथ इतना बुरा किया है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जानी चाहिए। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना मेरा और ना मेरी नॉलेज में किसी भी चंद्रवंशी का इस अटैक से कोई वास्ता नहीं है। तो मेरे पास कोई नहीं है जिसे कि मैं आपके पास हैंड ओवर कर सकूं। उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेंगे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। अश्योर करता हूँ कि इस अटैक से मेरा कोई लेना देना नहीं, और मलुहा जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं चंद्रवंशी उसमें उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोच लीजिएगा, हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े।
एम्परर दिलीपा का ये लेटर पढ़ने के बाद दक्षा के दरबार में प्रेजेंट हर एक इंसान के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। सब समझ रहे थे कि दिलीपा की चाल है, ये उसकी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो जानता है कि किसने माउंट मंदिर पर अटैक किया, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो वॉर चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वॉर। कनकाराय ने कहा कि इसे एम्परर दिलीपा ने खुद साइन किया है। तब दक्षा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था ही। उन्होंने कहा कि एम्परर नहीं, टेररिस्ट दिलीपा इविल्स के एम्पायर का लीडर। अब सिर्फ और सिर्फ वॉर होगी। दक्षा ने शिवा की तरफ देखा। शिवा ने सर हिला दिया। एम्परर दक्षा ने अनाउंस कर दिया कि 2 हफ्ते में ये लोग वॉर के लिए यहाँ से निकल पड़ेंगे। 2 हफ्ते के अंदर इनकी आर्मी को बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। अब होगी सिर्फ और सिर्फ वॉर। अब किया जाएगा इविल्स को डिस्ट्रॉय। शिवा के हाथ में था वही ब्रेसलेट जो कि स्वोलन होता जा रहा था, जिसका साइज बड़ा होता जा रहा था। जो बीच में सांप था वो ऊपर वाले सांप की तरफ देखकर बोल रहा था, इसने तुम्हारे दोस्त का खात्मा किया है और अब दूसरा करेगा तुम्हारी बीवी का खात्मा। शिवा ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। खबरदार अगर तुमने उसके बाल को भी हाथ लगाया तो। वो सांप शिवा की तरफ पॉइंट आउट करके बोलने लगा कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं बचूंगा तुम्हारे लिए। शिवा बिल्कुल पसीना पसीना हो गए थे। उनकी आंख खुली, इतना भयानक सपना। उन्होंने देखा सती आसपास दिखाई नहीं दे रही। तभी सती, जो कि बेड के कोने पर बैठी थी, इन्हें 1 महीना हो चुका था चंद्रवंशी की तरफ मूव करते हुए। ये लोग आर्मी टेंट में थे। सती 2 हफ्ते से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि एक न्यूज वो शिवा को बताना चाहती है, अभी बताए या ना बताए, पर ज्यादा देर तक वो होल्ड नहीं कर पाएगी, उसे बताना ही होगा। शिवा, आई थिंक मैं वॉर का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। सती तो बहुत ब्रेव है, फिर वो इस तरह का डिसीजन कैसे ले सकती है? सती कायर नहीं है। शिवा ने सती से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मेरी कुछ मजबूरी है शिवा, मैं चाहकर भी ये नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। तभी शिवा को स्ट्राइक हुआ सती के मना करने का रीजन। तुम सच कह रही हो? तुम सच कह रही हो ना? मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनकर शिवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। और शिवा के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर सती सोच रही थी कि उसने पहले शिवा को क्यों नहीं बताया। इतने दिनों से वो क्यों इस बात को होल्ड कर रही थी। शिवा तो जैसे पागल हो गया था। बहुत दिनों में पहली बार शिवा के चेहरे पर सती को इतनी खुशी देखने को मिली थी। मेरी बेटी का नाम मैं उसी लड़की के नाम के ऊपर रखूंगा जिसने तुम्हारी बहुत मदद की जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, जिसे तुमने सपोर्ट किया। कृतिका। सती सोच रही थी कि वो इस आदमी को कितना प्यार कर सकती है, पर अगर लड़का हुआ तो? आहा, लड़की ही होगी और मैं उससे बहुत बिगाड़ूंगा। देखना कितना स्पॉइल करता हूँ मैं उसे। बहुत मजा आएगा। आई एम सो हैप्पी सती, आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। आई लव यू टू, सती ने कहा। उसके बाद बुलाया गया कृतिका और आयुर्वेदी को सती का बिल्कुल ध्यान रखने के लिए। सती को किसी चीज की कमी ना हो, सती को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस शिवा का बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो। शिवा को उसकी चिंता थी। माय लॉर्ड, आपको एम्परर दक्षा बुला रहे हैं, कोई इमरजेंसी आन पड़ी है, नंदी ने शिवा से कहा। शिवा नंदी के साथ भागे भागे एम्परर दक्षा के टेंट में जा पहुंचे। वहां पर पहले से ही एम्परर दक्षा और पर्वतेश्वर किसी बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। जब शिवा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि चंद्रवंशी आर्मी ने 2 तरफ से अटैक करने का डिसाइड किया है। पहाड़ों के ऊपर से उन्होंने अपनी एक बटालियन को भेज दिया है और दूसरी आर्मी जो उनकी मेन आर्मी है वो अप फ्रंट पे कल सूर्यवंशी के साथ वॉर करेगी। 2 तरफ से लड़ने के लिए सूर्यवंशी के पास इतने सैनिक भी नहीं थे। वहाँ पर द्रिपाकु भी प्रेजेंट था। शिवा ने पूछा कि दूसरी आर्मी पर कितने लोग होंगे और हमें कितने चाहिए होंगे। तब पर्वतेश्वर ने बताया कि वो लोग कम से कम 1 लाख होंगे और उन्हें टैकल करने के लिए 30-35 हजार लोग तो हमें जरूर भेजने पड़ेंगे। पर इतने लोग तो हम स्पेयर नहीं कर सकते। अगर कल हमें चंद्रवंशी की मेन आर्मी से लड़ाई करनी है तो 30,000 लोग, ये तो पॉसिबल नहीं, शिवा ने कहा। पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है कि मैं ही जाता हूँ एक आर्मी को लेके और उन लोगों को वहीं रोकता हूँ, पर्वतेश्वर ने कहा। पर आपका तो मेन फ्रंट पे होना बहुत जरूरी है और मुझे भी तो दूसरी साइड संभालनी है, फिर मैं भी कैसे जाऊंगा?
शिवा जो कि सोच में डूबे थे, उन्होंने कहा कि वो भी इस मिशन के लिए नहीं जा सकते हैं। पर्वतेश्वर ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद शिवा बोलेंगे कि वो उनके साथ लड़ाई करेंगे। पर ये बात सुनने के बाद तो पर्वतेश्वर को विश्वास हो गया था कि जो प्लेटफॉर्म दक्षा के लिए युद्ध देखने के लिए बनाया गया है, शिवा उस पर दक्षा को अकम्पनी करेंगे। 5000 सोल्जर से भी हो जाएगा, आप मुझे मौका दीजिए, द्रिपाकु ने कहा। पर द्रिपाकु, 5000 सोल्जर्स के साथ तुम लोगों को कैसे हरा पाओगे? ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो सुसाइड मिशन है, पर्वतेश्वर ने कहा। जीतना या हारना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उन्हें 1 या 2 दिन रोकने की कोशिश करूंगा। तब तक आप मेन फ्रंट पे लड़ाई करके चंद्रवंशी को हरा दीजिएगा। मैं मलुहा के लिए करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ये मौका दे दीजिए। द्रिपाकु जो कि अब काफी दृढ़ था। एम्परर दक्षा ने द्रिपाकु को कहा कि यही ठीक रहेगा और वो अपनी आर्मी तैयार कर ले। तब तक मेन आर्मी को टाइम मिल जाएगा अपना काम करने के लिए और उन्हें ज्यादा लोग स्पेयर नहीं करने पड़ेंगे। विक्रम लोगों का ये एंथुसियाज्म देखकर वहां बैठा हर कोई बहुत हैरान था। सब जानते थे कि ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे। सब जानते थे कि इसके बाद ये लोग इन विक्रम लोगों को नहीं देख पाएंगे। पर उनके अंदर ना कोई गिल्ट था, उनके अंदर ना कोई हेजिटेशन थी, ना वो एक बार दोबारा इस बारे में सोच रहे थे। वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। आज वहां बैठे हर सूर्यवंशी के मन में उन विक्रम लोगों के लिए, उन विक्रम सोल्जर्स के लिए रिस्पेक्ट जाग गई थी, जिसकी तलाश वो बहुत समय से कर रहे थे। जो ये लॉ स्क्रैप होने के बाद भी उन्हें नहीं मिली थी, वो रिस्पेक्ट उन्हें आज मिली थी, जो उन्होंने आज अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी से कमा ली थी। विक्रम बटालियन ने दूसरे फ्रंट से चंद्रवंशी का सामना करना शुरू कर दिया था। वो लोग हैरान हो गए थे वहां पर मलुहंस को देख के। वहां पर लड़ाई शुरू हो गई थी। इधर मेन फ्रंट पे लड़ाई की तैयारी चल रही थी। सती ने हाथ में पूजा की थाली लेकर शिवा की आरती उतारी और शिवा के माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाया। कम बैक विक्टोरियस और डोंट कम एट ऑल। ये भेजने का कैसा तरीका है? शिवा ने सती को कहा। सती, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो जो कि एक सच्चे सूर्यवंशी है, वो आज बहुत कमजोर फील कर रही थी। नहीं, ये जानता हूँ ये सूर्यवंशी ट्रेडिशन है। शिवा प्लीज अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ भाई, मैं वापस आऊंगा, जीत कर वापस आऊंगा। इतनी जल्दी तुम्हें छुटकारा थोड़ी मिलने वाला है मुझसे। शिवा ने सती को किस किया और वो टेंट से बाहर निकला। बाहर जो कि ड्रम बज रहे थे, जोर जोर से श्लोकों की आवाज आ रही थी, पूजाएं चल रही थी। शिवा हैरान थे कि ये क्या ट्रेडिशन है, बट सूर्यवंशी वॉर से पहले हवन करते हैं, पूजा करते हैं और हर जगह पर एक अलग ही एंथुसियाज्म का माहौल दिखाई देता है। शिवा जो कि वॉर में जाने के लिए तैयार होकर दक्षा के टेंट में जा पहुंचे। वहां पर पर्वतेश्वर पहले ही एम्परर दक्षा को वॉर के प्लान समझा रहे थे। द्रिपाकु की कोई न्यूज आई? शिवा ने पर्वतेश्वर से पूछा। हाँ, अभी तक द्रिपाकु अपनी बटालियन को लीड कर रहा है और लड़ाई जारी है। मे लॉर्ड राम ब्लेस हिम। शिवा ने भी रिपीट किया। यस, मे लॉर्ड राम ब्लेस हिम। बस ये आज रात तक उन लोगों को रोक लें तो यहाँ की लड़ाई हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक एम्परर दिलीपा हमारे पास होंगे बंदी बनकर, एम्परर दक्षा ने कहा। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई योर हाइनेस, और आप दुश्मन को इतना कमजोर भी मत समझिए, शिवा ने कहा। हमारे पास नीलकंठ है, मैं दुश्मन को कमजोर नहीं समझ रहा, पर मैं आपको भी कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकता हूँ माय लॉर्ड, दक्षा ने कहा। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, पर्वतेश्वर ने कहा। विजय भवो। एम्परर दक्षा ने पर्वतेश्वर को आशीर्वाद दिया। माय लॉर्ड, इन लोगों ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हम वहाँ से बैठकर आराम से वॉर देख पाएंगे और आप वहाँ से आर्मी को डायरेक्ट भी कर पाएंगे, दक्षा ने शिवा की तरफ देखकर कहा। प्लेटफॉर्म योर हाइनेस, मेरी जगह प्लेटफॉर्म पर नहीं है, मेरी जगह सैनिकों के साथ है, मेरी जगह युद्ध के मैदान में है। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठकर युद्ध नहीं देखूंगा योर हाइनेस। पर्वतेश्वर ने शिवा की तरफ देखा। शिवा ने पर्वतेश्वर को गलत प्रूव किया था।
पर्वतेश्वर ये देखकर बहुत खुश थे। पर माय लॉर्ड, आपको अपने हाथ और चंद्रवंशी के ब्लड से गंदे करने की क्या जरूरत है? पर्वतेश्वर और उनकी आर्मी सब काम कर देंगे ना, और फिर आपके पैरों में लाकर उस नागो को गिरा देंगे और आप उससे बदला ले लेना। आप उसके साथ वो करना जिसे देखकर, जिसे सुनकर पूरी धरती कांप उठे। नहीं योर हाइनेस, ये वॉर मेरे लिए नहीं हो रही, ये वॉर मेरा बदला लेने के लिए नहीं हो रही। ये वॉर गुड और इविल के बीच में है। ये एक धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में कोई बायस्टैंडर्स नहीं होते योर हाइनेस। ये एक होली वॉर है और मैं इसका हिस्सा बनूंगा। अब पर्वतेश्वर शिवा को देखकर प्राउड फील कर रहे थे। ये शब्द तो लॉर्ड राम के हैं। धर्म युद्ध में कोई बायस्टैंडर्स नहीं होते। पर माय लॉर्ड, मैं आपकी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। ये काम आपका नहीं है। हर मलुहन आपके लिए अपना खून बहाने को तैयार है। दक्षा अब शिवा को प्लीड कर रहे थे। अगर हर मलुहन मेरे लिए खून बहाने को तैयार है तो मैं भी हर मलुहन के लिए खून बहाने को तैयार हूँ। शिवा का इरादा तो पक्का था, जिसे देखकर पर्वतेश्वर अब बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उन्हें आखिरकार वो आदमी मिल गया था जो कि लॉर्ड राम की जगह ले सकता है, जो कि लॉर्ड राम का किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो इज्जत आपने कमाई है उसकी खुशी एक अलग ही है। उससे आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। अभी तक सब लोग शिवा को नीलकंठ बोलते थे, अभी तक सब लोग शिवा को लॉर्ड बुलाते थे, पर शिवा के अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आती थी। शिवा को वो खुशी नहीं मिलती थी जो आज पर्वतेश्वर के शिवा को लॉर्ड बुलाने पर उन्हें मिली है। आज उनके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एंथुसियाज्म भर गया है। आज जैसे उन्हें अपने ऊपर विश्वास हो गया है। अब इस धर्मयुद्ध को लड़ने की ताकत जैसे उनके अंदर और भी ज्यादा भर गई है। देखने वाली बात यह है कि आउट नंबर होने के बाद भी वो कैसे मलुहन्स में ये पॉजिटिविटी भर देंगे, वो कैसे मलुहन्स में ये एंथुसियाज्म भर देंगे कि वो चंद्रवंशी को हरा पाए। सत्य और असत्य की जीत में जीत तो सत्य की ही होनी चाहिए, पर देखना ये है कि शिवा किस तरह से मलुहन आर्मी को लीड करेंगे। तो बने रहिए रेडियो और फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार मैं लौट कर आऊंगी और फिर कंटिन्यू करेंगे नॉवेल इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा बाय इमेज त्रिपाठी। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel RADIOUDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. क्या महादेव वो हो सकते हैं जो कि ऊंची पोजीशन पर बैठकर दूर से आम लोगों को वो करते हुए देखें जो उन्हें खुद करना चाहिए? क्या महादेव वो हो सकते हैं जो बाकी लोगों को ब्लेसिंग्स दे, बाकी लोगों को आशीर्वाद दे, और खुद बैठकर ये गिने कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया ईवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए? महादेव बना जा सकता है सच्चाई के लिए लड़ाई करके, ईवल को डिस्ट्रॉय करके। कोई भी अपनी माँ के कोख से महादेव पैदा नहीं होता, वो अपने कर्मों से महादेव बनता है। शिवा तो महादेव हैं, पर क्या हर वो इंसान महादेव नहीं जो कि सच्चाई के लिए लड़ाई करता है? हर वो इंसान महादेव नहीं जो कि युद्ध के मैदान में गलत के खिलाफ खड़ा होता है? जी हाँ, हर कोई महादेव बन सकता है अच्छे कर्म करके। यहीं से शिवा ने दिया नारा, हर हर महादेव। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो और फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा। जैसा कि अभी बात हो रही है महादेव की, ये कहानी है लॉर्ड शिवा की जर्नी की, फ्रॉम अ कूल डूड टू महादेव। लॉर्ड शिवा जो अपने आप को आम इंसान समझते थे, यहाँ मलुहा में आकर वो बन गए हैं महादेव। अभी तक वो बहुत लोगों से इज्जत कमा चुके हैं। आज पर्वतेश्वर भी उन्हें लॉर्ड मानते हैं।
आज पर्वतेश्वर भी उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें लॉर्ड राम के बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। पर शिवा के इन सब शब्दों ने, पर शिवा के इस हर हर महादेव के नारे ने पूरी मलुहन आर्मी के अंदर एक नया एंथुसियाज्म भर दिया, एक पॉजिटिविटी भर दी। हर किसी को बता दिया कि हर कोई महादेव है, बस अपने कर्म करने होंगे। ये सुनने के बाद हर किसी के अंदर एक गजब की पॉजिटिविटी आ गई है। सूर्यवंशी आर्मी को अब फर्क नहीं पड़ता अगर उनके एक आदमी की जगह 10 चंद्रवंशी हो या फिर 100 चंद्रवंशी हो। वो भगवान है, वो महादेव है और वो ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। आज तो जीत पक्की है क्योंकि हर कोई महादेव है। आज बुराई का अंत होकर रहेगा। इस धर्म युद्ध में मलुहन जीत के रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हर कोई महादेव है। हर हर महादेव। उसके बाद जैसा कि शिवा ने सजेस्ट किया था, सूर्यवंशी आर्चर्स ने चंद्रवंशी सैनिकों के ऊपर बाणों की बौछार कर दी। बाणों की बारिश हो गई वहाँ पर, जिसकी वजह से चंद्रवंशी आर्मी के अंदर एक केओस मच गया। वहाँ पर जो इर्रेगुलर सोल्जर्स थे, जो अनट्रेन्ड सोल्जर्स थे, वो इस अटैक को फेस नहीं कर पा रहे थे और वहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई। उनकी सेना की पहली 2 लाइनें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई, इधर उधर भागने लगे और अब सामना करना था असली सेना का, ट्रेन्ड सोल्जर्स का। शिवा का हर हर महादेव का नारा, मलुहन्स का शिवा के ऊपर विश्वास, उन लोगों की एक्सपर्टीज, पर्वतेश्वर के कमांड, इन सब के साथ ईवल का खात्मा होना तो निश्चित ही था और ऐसा ही हुआ। जल्दी ही इन लोगों ने चंद्रवंशी आर्मी के ऊपर काबू पा लिया और सच्चाई की जीत हुई और ईवल का खात्मा हुआ। इन लोगों ने इस वॉर को जीत लिया। सूर्यवंशी की जीत हुई, चंद्रवंशी की हार हुई, ईवल डिस्ट्रॉय हुआ है। पर शिवा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, पर शिवा बहुत परेशान है और उनके साथ साथ पर्वतेश्वर भी। इन दोनों को इस तरह उदास देखकर सती बहुत हैरान है। वो बहुत खुश है कि शिवा वापस लौट आए हैं, बिल्कुल सेफ हैं। उन्होंने मलुहन्स को वो जीत दिलाई है जो कि सती के ग्रैंडफादर, सती के दादाजी ने भी नहीं दिलाई थी। शिवा को तो बहुत खुश होना चाहिए, शिवा को तो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। फिर शिवा के चेहरे पर उदासी कैसी? क्या हुआ शिवा, क्या हुआ पितृतुल्य? आप लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी जीत हमें हासिल हुई है, फिर चेहरे पर ऐसे उदासी क्यों? सती ने शिवा और पर्वतेश्वर से पूछा। शिवा तो जैसे शॉक की स्टेट में थे, कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते थे। तब पर्वतेश्वर ने सती को बताया कि चंद्रवंशी के साथ वॉर में एक भी नागा नहीं था। क्या एक भी नागा नहीं था? सती ये सुनकर काफी हैरान हुई। हाँ, अगर चंद्रवंशी और नागा साथ हैं, तो फिर नागास को वॉर में होना चाहिए था। और अगर चंद्रवंशी नागास को यूज कर रहे हैं, तो भी वॉर में तो उनकी एक्सपर्टीज और भी यूज होती ना, उनकी स्किल्स और भी यूजफुल होती। तो फिर एक भी नागा वॉर में क्यों नहीं था? शिवा बहुत ज्यादा हैरान थे इस बात से। हो सकता है दोनों की कोई लड़ाई वड़ाई हो गई हो, सती ने कहा। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थोड़े दिनों पहले ही तो माउंट मंदिर पर अटैक हुआ है और उसी अटैक की वजह से तो ये लड़ाई छिड़ी है। उसमें वो लोग साथ थे, तो अब क्यों नहीं? पर्वतेश्वर ने सती से कहा। शिवा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे पता है तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे, तुम कोई ना कोई जवाब ढूंढ ही लोगे इस बात का। परेशान मत होना, सती ने शिवा से कहा। जो सुनने के बाद शिवा को बहुत गुस्सा आ गया। मैं नहीं ढूंढ पा रहा, इसीलिए तो परेशान हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? ये सुनकर सती बहुत हैरान हो गई, पर वो कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले एम्परर दक्षा वहाँ पर आ पहुँचे। एम्परर दक्षा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बच्चे को वो खिलौना मिल गया हो जिसके लिए वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। एम्परर दक्षा ने शिवा को हग किया। शिवा को जो चोटें लगी थी, उनमें शिवा को बहुत दर्द महसूस हुआ। अरे आयुर्वेदी बाहर क्यों खड़ी है? आयुर्वेदी को बुलाओ ना, लॉर्ड के वुंड्स की ड्रेसिंग करनी है, एम्परर दक्षा ने कहा। वो बाद में हो जाएगा, पर अभी मैं बहुत परेशान हूँ। दक्षा ने तो शिवा को बात पूरी करने ही नहीं दी। उससे पहले ही दक्षा ने कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत खुश हैं। शिवा ने उन्हें बहुत बड़ी जीत दिलाई है, वो जीत जो कि एम्परर दक्षा के फादर भी नहीं दिला पाए। दक्षा बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने पर्वतेश्वर से कहा कि एम्परर दिलीपा को उन लोगों ने बंदी बना लिया है। इतनी
इतनी जल्दी आपने बंदी बना लिया? पर हमने तो अभी अभी सैनिक भेजे हैं। पर्वतेश्वर ने हैरान होकर एम्परर दक्षा से पूछा। यही तो फायदा है ऊंची जगह पर बैठकर वॉर देखने का। जब मैंने देखा कि तुम लोग वॉर जीतने ही वाले हो तो मैंने उसी टाइम सैनिकों को भेज दिया था। वो दिलीपा कहीं चोरों की तरह भाग ना जाए। एम्परर दक्षा ने कहा, पर उन्हें बंदी बनाने से पहले क्या हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि हम उन्हें क्या ऑफर करेंगे? पर्वतेश्वर ने पूछा। ऑफर? वैसे तो कुछ ऑफर करने की जरूरत नहीं है, वो एक क्रिमिनल की तरह यहाँ पर आ रहा है। बट स्टिल हम बहुत जेनरस हैं, हम बहुत काइंड हैं, हम उन्हें दिखा देंगे। हम उन्हें ऐसी चीज ऑफर करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी हमारा एहसान मानेंगी। इससे पहले कि शिवा एम्परर दक्षा से पूछ पाते कि उनके मन में क्या है, वहाँ एक सिपाही ने आके बताया कि एम्परर दिलीपा और राजकुमार यहाँ आ पहुँचे हैं। एम्परर दक्षा ने फटाफट से सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज किया, जैसा कि वो दिलीपा को दिखाना चाहते हैं। वो एक कुर्सी पर बैठे और उन्होंने शिवा को अपने राइट साइड में बिठाया। सती बाहर जाने लगी तो शिवा ने सती का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बिठा लिया। एम्परर दक्षा के लेफ्ट साइड में बैठे पर्वतेश्वर और फिर एम्परर दक्षा ने कहा कि दिलीपा को अंदर बुलाया जाए। शिवा एम्परर दिलीपा को देखने के लिए क्यूरियस थे, देखना चाहते थे कि ईवल का फेस कैसा होता है। वो जानते थे कि उन्होंने वॉर सही साइड से लड़ी है, उन्होंने ईवल का खात्मा किया है और एम्परर दिलीपा का वो हारा हुआ फेस देखकर ही उनकी जीत पूरी हो पाएगी। जैसा शिवा ने सोचा था, एम्परर दिलीपा वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। काफी एजेड थे, बट एक अलग ही स्मार्टनेस, एक अलग ही एलिगेंस थी उनके अंदर। मीडियम हाइट थी, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, बाल सफेद हो गए थे, दाढ़ी भी काफी सफेद हो गई थी, बट काफी इंटेलेक्चुअल दिखाई पड़ते थे। तुम लोगों में इतनी कर्टेसी भी नहीं है कि अपने मेहमान को बैठने के लिए पूछो? एम्परर दिलीपा ने बड़े प्राउड के साथ कहा। तुम मेहमान नहीं हो, तुम क्रिमिनल हो और क्रिमिनल्स को हम बैठने के लिए नहीं पूछते। एम्परर दक्षा ने कहा। हाँ भाई जानता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि अब क्या चाहते हो? इस बार क्या डिमांड्स है तुम्हारी? यमुना का पानी तो तुमने बहुत सालों पहले ही हमसे चुरा लिया था, अब और क्या चाहते हो? शिवा ने दक्षा की तरफ देखा। वो पानी हमारा था, हमने अपना पानी लिया है, हमने कुछ चुराया नहीं। हाँ हाँ जो भी, अब क्या डिमांड्स हैं ये तो बताओ। हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, बल्कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम और हमें क्या देना चाहते हो? हमें हम तुम्हें देना चाहते हैं सूर्यवंशी की तरह रहने का तरीका। कैप्टन पर्वतेश्वर अब से स्वदीप के राजा बनेंगे और तुम उन्हें असिस्ट करना, और सब चंद्रवंशी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे जो कि सूर्यवंशी करते हैं, और फिर तुम लोग इंसानों की तरह जीना सीख जाओगे। एम्परर दक्षा की ये बात सुनकर एम्परर दिलीपा काफी हैरान हो गए और हंसने लगे। तुम्हें क्या लगता है चंद्रवंशी तुम्हारी बात मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे चंद्रवंशी तुम्हारी बात। मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जरा मेरे साइड में देखो कौन बैठा है। एम्परर दक्षा ने बहुत प्राउड के साथ कहा। अच्छा, और क्या है इस आदमी में स्पेशल जो इसकी बात हमारे चंद्रवंशी मानेंगे? ओ चंद्रवंशी के राजा, जरा हमारे लॉर्ड की नेक की तरफ देखो। शिवा की नेक का ब्लू कलर जो बहुत सारी चोटों के बावजूद भी बिल्कुल चमक रहा था। दिलीपा ने बहुत ही एरोगेंस के साथ शिवा के नेक की तरफ देखा, पर वहां देखते ही वो शॉक हो गए। जैसे अब उनके पास शब्द नहीं बचे बोलने के लिए। देख लिया, नीलकंठ हमारे पास हैं, हमारे पास। एम्परर दिलीपा, जिनके अंदर बहुत सारा प्राउड दिखाई दे रहा था, अचानक से जैसे बिल्कुल टूट गए, वैसे कि जैसे एक बच्चे को अभी अभी पता चला हो कि जिसने उसकी पीठ पे चूरा घोंपा है वो उसका अपना बाप है। ठीक है, जो तुम कहो। एम्परर दिलीपा बिल्कुल टूट चुके थे। शिवा ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मीटिंग इस तरह से जाएगी। अब दिलीपा के चेहरे पर आई थी एक हारे हुए इंसान की फीलिंग। दिलीपा वहां टेंट से बाहर जा रहे थे और उन्होंने एक बार फिर से शिवा की तरफ मुड़कर देखा। शिवा ने देखे दिलीपा की आंखों में आंसू। शिवा को देखते ही दिलीपा इतने शॉक क्यों हो गए? वो सब कुछ जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही लग रहा था, वो अचानक से शिवा को गलत क्यों लगने लगा? शिवा तो कंफ्यूज थे, पर दक्षा बहुत खुश थे।
दक्षा ने शिवा से कहा कि अगले ही दिन ये लोग स्वद्वीप जाएंगे और अयोध्या में जाकर दिलीपा के सिंहासन को कॉन्कर कर लेंगे। इससे पहले कि चंद्रवंशी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, उन लोगों को पता चल जाना चाहिए कि नीलकंठ दक्षा के साथ हैं। दक्षा के जाते ही शिवा ने नंदी को बुलाया और एक बार फिर से वो कपड़ा मंगाया जिससे शिवा अपनी गर्दन को ढकते थे। शिवा ने एक बार फिर से अपनी गर्दन ढक ली। सती ये देखकर हैरान थी कि शिवा ने ऐसा क्यों किया। क्या सच में चंद्रवंशी इविल हैं? क्या शिवा ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी थोड़ा दिल थाम कर बैठिए, बिकॉज़ आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। काश मेरे पास कोई ऐसा ब्रेल डिस्प्ले होता जिसे मैं अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाती, फोन से भी कनेक्ट कर पाती, आराम से अपने कॉलेज में नोट्स ले पाती और जब मन करता ई बुक्स भी ब्रेल में पढ़ पाती। तो प्रॉब्लम क्या है? खरीद लो ना। खरीद लूं? जानती भी हो ऐसा ब्रेल डिस्प्ले कितना महंगा आता है। अरे तुम्हें नहीं पता, सक्षम अब हमारे लिए लेकर आया है इंडिया का पहला पोर्टेबल लाइट वेट ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बाकी ब्रेल डिस्प्ले के फीचर्स तो है ही, साथ साथ ये उन सभी ब्रेल डिस्प्ले से 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही हो? 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता? पर क्या ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है? नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, करंटली ये मराठी, हिंदी, गुजराती और मलयालम में भी अवेलेबल है और जल्दी ही इसमें बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसकी बैटरी कम से कम 12 से 15 घंटे आराम से चलती है। वाह, फिर तो ये ब्रेल डिस्प्ले मैं जल्दी खरीद लूंगी। इसे खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए या फिर और जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-424-11015 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं सक्षम की वेबसाइट जो कि है www.saksham.org। मैं तो अभी कॉल करने जा रही हूँ और आप भी ले सकते हैं अपना पोर्टेबल ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, जो कि शिवा डायलॉजी सीरीज की फर्स्ट नॉवल है, जिसे लिखा है इमेश त्रिपाठी ने। लॉर्ड शिवा की जर्नी फ्रॉम अ कूल डूड टू महादेव। जी हाँ, लॉर्ड शिवा जिन्होंने सूर्यवंशी के साथ मिलकर लड़ाई की, चंद्रवंशी को हरा दिया, चंद्रवंशी के राजा दिलीपा जिनको इन्होंने बंदी बना लिया है। शिवा ये युद्ध जीतने के बाद खुश नहीं है। उन्हें एक बार फिर से सपना आया जिसमें वही लड़की शिवा से मदद मांग रही थी। शिवा ने सोचा कि इस बार वो उसकी मदद जरूर करेंगे, इस बार वो उसे जरूर बचाएंगे। वो झाड़ियों में भागते भागते उस लड़की को बचाने जा रहे थे, जिसमें उन्हें बहुत चोटें भी आ गई, उनके हाथ पैर छिल गए, खून बहने लगा। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सुनी एक हंसी। ये हंसी उस आदमी की थी जो कि उस औरत के साथ था और वो इशारा कर रहा था उसी छोटे लड़के की तरफ। तब शिवा ने देखा कि उस लड़की के पेट में छुरा घुपा हुआ है और ये किया है उस छोटे लड़के ने। शिवा बहुत घबरा गए और घबरा कर उठे तो पता चला कि युद्ध के बाद शिवा बहुत देर तक सो गए थे, जिसकी वजह से दक्षा अकेले ही सैनिकों के साथ चले गए। पर्वतेश्वर, सती और नंदी यहाँ पर रह गए शिवा के साथ। शिवा ने पर्वतेश्वर से पूछा कि क्या वो अब अयोध्या नहीं जाएंगे। तब पर्वतेश्वर ने बताया कि वो जाएंगे जब शिवा रिकवर कर लेंगे, और उन्होंने सती को कहा कि फाइनली सती श्री राम का टेम्पल देख पाएगी। जिसमें सती ने कहा कि पता नहीं उन चंद्रवंशी ने श्री राम के टेम्पल को अयोध्या में सेफली रखा भी होगा या नहीं, कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया होगा। यहाँ ये लोग बातें ही कर रहे थे कि बाहर सुनाई दिया कुछ शोर। चंद्रवंशी राजकुमारी आनंदमयी बाहर शोर मचा रही थी। जब नंदी ने आके बताया कि वो यहाँ पर आना चाहती हैं, तब पर्वतेश्वर ने कहा कि उन्हें बाहर ही रोके, उन्हें कहे कि वो अपने टेंट में जाएं। पर्वतेश्वर उनसे वहीं आकर मिल लेंगे। पर वो कहाँ इंतजार करने वाली थी, वो सीधा ही अंदर घुस आई। तभी पर्वतेश्वर ने कहा कि ये चेक कर लेना कि उनके पास कोई वेपन्स ना हो। पर जब शिवा ने देखा आनंदमयी को तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा टॉल, बहुत ज्यादा स्मार्ट थी और उसने एक धोती पहनी हुई थी जो कि उसकी नीज से काफी ऊपर थी। ब्लाउज पहना हुआ था जिसमें उसका क्लीवेज साफ साफ दिख रहा था। क्या तुम्हें लगता है इन कपड़ों में मैं सच में कोई वेपन छुपा पाऊंगी?
आनंदमयी ने बहुत ही स्टाइल से पर्वतेश्वर की तरफ देखकर कहा, बोलो क्या चाहिए, यहाँ क्यों आई हो? पर्वतेश्वर थोड़ा रूड बनने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर जैसे स्माइल कर रहे थे और ब्लश कर रहे थे। अच्छा, और जो मुझे चाहिए वो तुम दोगे क्या? ये सुनने के बाद तो पर्वतेश्वर और भी ब्लश करने लगे और शिवा हैरानी से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। राजकुमारी, हमारे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ओके ओके, आई नो। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा मिल्क और रोज पेटल्स प्रोवाइड करवा देंगे? नंदी, क्या तुम? नहीं कैप्टन, ये 1 ग्लास नहीं 50 लीटर दूध मांग रही है। नंदी ने पर्वतेश्वर से कहा। 50 लीटर? तुम 50 लीटर दूध पियोगी? पीने के लिए नहीं, वो मुझे अपने ब्यूटी बाथ के लिए चाहिए। पता नहीं तुम मुझे कितने लंबे मार्च पर ले जाने वाले हो, मुझे अपने आप को तैयार तो करना होगा। आनंदमयी की ये बात सुनकर शिवा अपने आप को रोक ना पाए और जोर जोर से हंसने लगे। और आप किस चीज के लिए हंस रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये सुनते ही पर्वतेश्वर को आ गया गुस्सा। उन्होंने आनंदमयी से कहा कि लॉर्ड से तमीज से बात करो। लॉर्ड? ये है तुम्हारे लॉर्ड? क्या यही है वो जिन्हें तुम लोग शो ऑफ कर रहे हो? ये मुझे इतने डरावने तो नहीं लगते। ऐसा क्या कह दिया आपने मेरे पिताजी को कि वो किसी से बात तक नहीं कर रहे, इतना घबरा गए हैं? राजकुमारी, जरा सोच समझ के बोलो, तुम जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो। शिवा ने पर्वतेश्वर को चुप रहने के लिए कहा, पर चुप रहने की जरूरत तो शायद उस समय आनंदमयी को थी। तुम जो भी हो, बस हमारे लॉर्ड को आने दो। एक बार हमारे लॉर्ड आ गए ना, तो तुम सब सूर्यवंशी इविल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसको यहाँ से बाहर ले जाओ नंदी, पर्वतेश्वर ने बहुत गुस्से में कहा। पर शिवा ये सुनकर हैरान हो गए थे। उन्होंने पर्वतेश्वर को रोका और आनंदमयी से पूछा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि जब तुम्हारे लॉर्ड आएंगे और इविल को डिस्ट्रॉय कर देंगे? हाँ, हमारे लॉर्ड आएंगे जब स्वद्वीप में, तब वो सूर्यवंशी इविल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शिवा ये सुनकर बहुत ज्यादा वरीड हो गए। वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से बहुत घबरा रहे थे, पर उनके अंदर से आवाज आ रही थी कि उन्हें ये पूछना ही होगा। और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लॉर्ड आ चुके हैं? पर आपको इस सब में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आनंदमयी ने शिवा से पूछा। मुझे ये जानना है, प्लीज बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारे लॉर्ड हैं? वो सब सिंधु से नहीं होंगे, ना वो चंद्रवंशी होंगे ना सूर्यवंशी होंगे। शिवा के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा था। शिवा ने अपनी कुर्सी का सहारा लिया और शिवा जानते थे कि अभी इसमें और कुछ भी बाकी है। और सोमरस पीने के बाद उनका थ्रोट नीला हो जाएगा। तो झूठ बोल रही हो नंदी, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। पर्वतेश्वर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुँच गया था। जैसे ही आनंदमयी की नजर गई शिवा के गले पर, जहाँ उन्होंने कपड़ा ढका हुआ था, तो आनंदमयी के सामने जैसे कुछ पिक्चर क्लियर होने लगी। उसने शिवा की तरफ देखकर पूछा, तुम हो कौन? तुम कौन हो? पर्वतेश्वर ने नंदी और वीरभद्र से कहा कि वो आनंदमयी को यहाँ से बाहर ले जाएं। पर जैसे आनंदमयी अब बिल्कुल टूट गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पूछ रही थी कि आखिर तुमने अपने गले को क्यों ढका है? आखिर तुम हो कौन? शिवा के सामने पूरा कमरा घूम रहा था। वो आनंदमयी जो अभी तक बहुत ज्यादा अदाएं दिखा रही थी, बिल्कुल टूट गई थी, जैसे वो जमीन पर खड़ी ही ना हो पा रही हो। तुम्हें तो हमारी साइड में होना चाहिए था। फिर तुम यहाँ पर। आनंदमयी की आंखों में वो दर्द देखकर शिवा बिल्कुल टूट गए थे। इन सारी बातों को सुनकर शिवा सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या उन्होंने सही साइड को चुना है? आखिर ये जो हो रहा है वो है क्या? थोड़े दिनों के बाद ही ये सब लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। आनंदमयी शिवा से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रही थी। उसने शिवा से उस दिन के बाद कोई बात नहीं की। जब ये लोग अयोध्या पहुंचे तो दक्षा और दिलीपा पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे इन लोगों का स्वागत करने के लिए। दिलीपा ने शिवा से एक बार फिर कहा कि वो इविल नहीं है। शिवा बहुत कंफ्यूज थे, बहुत परेशान थे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें अपने सवालों के जवाब कहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने देखा कि अयोध्या मलुहा के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग भूखे भी दिखाई दे रहे थे, भीख मांगते हुए भी दिखाई दे रहे थे, सड़कों पर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे थे। कोई बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, कोई चीजें ऑर्गेनाइज नहीं थी, अलग अलग कलर्स की चीजें थी, कोई सिमेट्री नहीं थी, कहीं
कोई भी परफेक्शन नहीं दिखाई दे रही थी, हर चीज बिल्कुल इम्परफेक्ट दिखाई दे रही थी। दक्षा शिवा को सबसे मिलाना चाहते थे, सबको बता देना चाहते थे कि नीलकंठ उनके पास है, लेजेंड उनको मिले हैं और अब चंद्रवंशीज को सूर्यवंशीज की तरह जीना सीखना होगा, सब कुछ रिफॉर्म करना होगा। पर दिलीपा और दक्षा ने अभी तक शिवा के बारे में अयोध्या में किसी को नहीं बताया था। शिवा ने दक्षा से कहा कि वो अभी रेस्ट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते अभी कोर्ट में किसी को भी इंट्रोडक्शन देना। जब शिवा अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो कि अयोध्या के बीचों बीच है, व्हाइट संगमरमर की बनी हुई है और उसे रॉयल पैलेस से भी ऊंची पोजीशन दी गई है। आखिर ये बिल्डिंग क्या होगी? शिवा उस बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। शिवा के साथ सती और पर्वतेश्वर थे। तभी वहाँ कमरे में आनंदमयी आ पहुंची। पहली बार आनंदमयी ने शिवा से उस दिन के बाद बात की। आनंदमयी ने शिवा से कहा कि शिवा के सूर्यवंशी की तरफ होने के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो चंद्रवंशी इविल हैं या फिर ये लेजेंड वाली कहानी झूठी है। दोनों ही केसेस में आनंदमयी बिल्कुल टूट जाएगी। उसे लगता है कि सच्चाई कुछ और ही है। उसे लगता है कि शिवा को सूर्यवंशीज ने मिसलीड किया है, क्योंकि चंद्रवंशीज इविल नहीं है। शिवा को सूर्यवंशीज ने झूठ बोल के अपने साइड कर लिया है और आज वो शिवा से बात करना चाहती है, उन्हें बता देना चाहती है कि चंद्रवंशीज इविल नहीं है, चंद्रवंशीज गलत नहीं है। सूर्यवंशीज ने जो भी चंद्रवंशीज के बारे में शिवा को बताया है वो बिल्कुल झूठ है। ये सुनते ही पर्वतेश्वर को बहुत गुस्सा आ गया और इन दोनों के बीच में छिड़ गई बहस। पर्वतेश्वर ने कहा कि इन लोगों को अपने लोगों को अच्छे से रखना नहीं आता, यहाँ पर इतनी भुखमरी है, इतने लोग गरीब हैं, कुछ भी ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है। वहीं आनंदमयी का कहना था कि सूर्यवंशीज अपने लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के रखते हैं, उन्हें कोई भी फ्रीडम नहीं देते। पर्वतेश्वर के हिसाब से फ्रीडम से क्या होता है, उन्हें एक अच्छी जिंदगी चाहिए। पर आनंदमयी का कहना है कि पर्वतेश्वर ये बात समझ भी नहीं पाएंगे कि फ्रीडम की एक आदमी के लिए कितनी वैल्यू होती है। वो जानती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजों में सुधार की जरूरत है, पर एटलीस्ट यहाँ पर लोग खुश हैं, यहाँ पर लोग वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। जिस पर पर्वतेश्वर ने कहा कि अगर यहाँ के लोग इतने ही खुश हैं तो क्यों सूर्यवंशीज पर टेररिस्ट अटैक करते हैं, क्यों वो मिल गए हैं नागास के साथ। आनंदमयी इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही थी। उसका कहना था कि वो पागल नहीं है जो कि नागास के साथ जाकर मिले। क्या वो नहीं जानते कि अगर वो नागास के साथ मिलेंगे तो 7 जन्मों तक उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। माउंट मंदिर पर जो अटैक हुआ उसमें चंद्रवंशीज का कोई हाथ नहीं था। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि लॉर्ड दिलीपा के कंट्रोल में नहीं है, जिन्होंने ऐसा किया हो। ऐसे तो कुछ लोग सूर्यवंशीज भी हो सकते हैं, पर उन्होंने माउंट मंदिर पर कोई अटैक नहीं करवाया और वो सूर्यवंशीज के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सूर्यवंशीज तक पहुंचने का हर कनेक्शन तोड़ दिया था। वो सूर्यवंशीज के रास्ते से दूर रहना चाहते थे, पर सूर्यवंशीज को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था एक बार फिर उनसे लड़ाई करने का। जब शिवा ने पूछा उस बड़ी बिल्डिंग के बारे में तो आनंदमयी ने बताया कि वो श्री राम का टेम्पल है। ये सुनकर पर्वतेश्वर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि श्री राम तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होने चाहिए, फिर तुमने उनका टेम्पल इतने अच्छे से क्यों बनाया है। जिस पर आनंदमयी ने कहा कि श्री राम उनके दुश्मन बिल्कुल नहीं है। श्री राम का सोचने का तरीका कुछ अलग जरूर था, पर उन्होंने चंद्रवंशीज के साथ कभी बुरा नहीं किया। जिस पर पर्वतेश्वर ने कहा कि श्री राम तो चंद्रवंशीज को खत्म कर देना चाहते थे। तब आनंदमयी ने कहा कि अगर वो चंद्रवंशीज को खत्म कर देना चाहते होते तो क्या चंद्रवंशीज आज भी एग्जिस्ट करते। श्री राम इस बात में बिलीव करते थे कि चंद्रवंशीज अच्छे हैं और उन्हें जीने का अधिकार है, और श्री राम के नाम में भी तो चंद्रवंशी है, श्री रामचंद्र। जिस पर पर्वतेश्वर ने कहा कि नाम से कुछ नहीं होता। श्री राम का कहना था कि एक इंसान अपने कर्मों से डिफाइन होता है और उनके कर्म सूर्यवंशीज की तरह हैं। जिस पर आनंदमयी ने कहा कि श्री राम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों भी तो हो सकते हैं, पर पर्वतेश्वर ये बात मानने को तैयार नहीं। एक मयान में एक ही तलवार आती है। और आनंदमयी की अगली बात सुनकर पर्वतेश्वर के पास कोई जवाब नहीं था। आनंदमयी ने कहा कि श्री राम जो कि बहुत महान है, उनकी मयान जो कि बहुत बड़ी है, उसमें एक नहीं कई तलवारें समा सकती हैं। वो इतने महान है कि वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों हो सकते हैं। वो लोग श्री राम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं, इसलिए उन्होंने उनका टेम्पल बहुत अच्छे से बना के रखा है। शिवा इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। शिवा को अंदर से आवाज आ रही थी कि श्री राम ही उन्हें गाइड करेंगे, श्री राम ही उन्हें देंगे उनके सवालों के जवाब। वहीं जाकर मिलेगा उन्हें कंफर्ट, वहीं जाकर वो समझ पाएंगे कि क्या गुड है और क्या इविल। क्या शिवा को मंदिर में जाकर आंसर्स मिलेंगे? क्या शिवा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था,
या फिर शिवा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? हजारों लोगों की जानें बेफालतू में चली गई हैं। शिवा ने देखा कि हर जगह बहुत शोर है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं बिना किसी बात के, हर कोई इधर से उधर भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। शिवा ने देखा कि मंदिर के बाहर ही एक बहुत ही बुढ़ा सा आदमी बैठा है जो बहुत भूखा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया हो। उसके हाथ में खाने का कुछ सामान था जो वो लेकर बैठा था। शिवा सोचने लगी कि शायद पर्वतेश्वर ठीक ही कहता है, ये लोग ईविल ना हो पर इनका तरीका तो ईविल ही है। यहाँ पर लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। कैसी गवर्नमेंट है ये? कितना बुढ़ा आदमी है और बेचारा यहाँ बैठकर भीख मांग रहा है। मलुहा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सूर्यवंशी गवर्नमेंट अपने लोगों का पूरा ध्यान रखती है। वहाँ पर हर किसी को भर पेट खाना मिलता है, हर कोई वहाँ पर खुश रहता है। अब शायद शिवा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। शिवा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। शायद इस मंदिर में आकर शिवा को यही जवाब मिला था। उन्होंने लॉर्ड राम को थैंक किया कि शिवा ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने बिल्कुल सही साइड से लड़ाई की है। अब पर्वतेश्वर के आने से इन लोगों की जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। तभी उस बुढ़े भिखारी ने शिवा की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो भूखे हैं। शिवा हैरान रह गई कि इतना वीक आदमी भी शिवा को अपना खाना ऑफर कर रहा है। उसने शिवा से कहा कि ये खाना अच्छा है, इसीलिए वो शिवा को ऑफर कर रहे हैं, और शिवा से कहा कि वो उसके साथ बैठकर खाए। इतनी जेनरोसिटी तो मलुहा में कभी शिवा को देखने को नहीं मिली। कमजोर भी यहाँ पर कितनी डिग्निटी के साथ रह रहा है। मलुहा में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस आदमी ने अपना खाना बहुत प्यार से शिवा को खिलाया और शिवा को खाते हुए देखकर उसे बहुत खुशी भी मिली। इतनी जेनरोसिटी एक स्ट्रेंजर के लिए देखकर शिवा की आंखों में आंसू आ गए थे। शिवा ने उस आदमी के पैर छुए और उसने शिवा को आशीर्वाद दिया कि तुम वो पालो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। शिवा सोचने लगी वो कितने गलत थे कि वो सोच रहे थे कि वो इस आदमी की जिंदगी सुधार सकते हैं। शिवा ने बहुत बड़ी गलती की है। ये लोग ईविल तो बिल्कुल नहीं है। शिवा लॉर्ड राम के मंदिर में जा पहुंचे। आज उन्होंने आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लॉर्ड राम के आइडल के साथ आंखें मिला सकें। वो एक पिलर के साथ जाके बैठ गए, अपने घुटने मोड़े और सर नीचे करके वो रोने लगे। पीछे से किसी ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा। शिवा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नहीं चाहते थे कि अपना हारा हुआ चेहरा वो किसी को भी दिखाएं। जिसने उनके कंधे पर हाथ रखा वो थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर जब शिवा ने अपने आप को थोड़ा सा कंपोज कर लिया तो शिवा के सामने आकर बैठ गया। ये बिल्कुल वैसे ही पंडित जी थे जैसे शिवा ने ब्रह्मा टेम्पल और मोहनजोदाड़ो टेम्पल में देखे थे। क्या ये इतना बुरा था? आप नहीं जानते मैंने क्या किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप नहीं जानते। मैं जानता हूं तुमने क्या किया है। क्या आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, क्या ये इतना बुरा है? शिवा अपने हाथ से अपने माथे को पीटने लगे, रोने लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनकी वजह से हजारों लोगों की जानें चली गईं, हजारों लोगों का खून सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। पंडित जी ने देखा कि शिवा के माथे पर एक निशान बन गया है जो कि खून जैसा लाल नहीं बल्कि काला और बहुत डीप दिखाई दे रहा है, पर इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। उन्होंने शिवा से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में सारे लोगों की जानें तुम्हारी वजह से गई हैं? एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जन्म लेता है, यह उसकी डेस्टिनी है और इसके लिए वो प्रिपेयर रहता है। तो तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? नहीं, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और मैं वो निभा नहीं पाया। मैं उसके लायक ही नहीं था और हजारों लाखों लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से चली गईं। पर हर चीज किसी ना किसी रीजन से होती है, किसी ना किसी कारण से होती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई डिवाइन प्लान जरूर होता है। डिवाइन प्लान? हजारों लाखों लोगों की मौत के पीछे क्या डिवाइन प्लान हो सकता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है? पर मैंने ईविल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। चंद्रवंशी ईविल नहीं है, ये लोग सिर्फ अलग हैं। अलग होने से कोई ईविल तो नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। तुमने कितनी जल्दी समझ लिया। पिछले महादेव से बहुत जल्दी। पिछले महादेव मतलब लॉर्ड रुद्रा? लॉर्ड रुद्रा। पर उन्होंने तो ईविल को डिस्ट्रॉय किया था, उन्होंने असुरों को डिस्ट्रॉय किया था। और ये किसने कहा कि असुर ईविल थे? मैंने पढ़ा है। बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो।
वो सिर्फ डिफरेंट थे, वो सिर्फ अलग थे। जैसे कि चंद्रवंशीज और सूर्यवंशीज अलग हैं, ऐसे ही देव और असुर अलग थे। अगर तुम देवताओं की लिखी हुई किताब पढ़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है, उसमें असुरों को क्या ईविल नहीं दिखाया जाएगा? और दोनों लाइफ के दो बैलेंसिंग फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे। बैलेंसिंग फोर्सेस, हाँ, जैसे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसी तरह से देव और असुर और सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज, इन दोनों में से एक का भी विनाश नहीं हो सकता। अगर एक भी खत्म हो गया तो ये धरती रहेगी नहीं, धरती इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। और ये अपने बीच की लड़ाई को गुड और इविल की लड़ाई समझते हैं। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई नहीं रहती, बहुत टाइम तक पीस भी रहता है। पर जब कोई इविल सामने आता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को उसके लिए ब्लेम करते हैं। दोनों का तरीका अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में से कोई भी इविल है। तुम्हें क्या लगता है कि नीलकंठ सूर्यवंशीज या चंद्रवंशीज से बाहर का क्यों होना चाहिए? ताकि वो किसी की भी तरफ बायस ना हो पाए। बिल्कुल सही, ताकि वो बायस ना हो पाए। पर मैं तो बायस्ड हो गया ना। मैंने तो सोचा कि चंद्रवंशीज इविल हैं और सूर्यवंशीज का साथ दिया। अपने बारे में इतना गलत मत सोचो। तुम ऊपर से सब कुछ सीख कर तो नहीं आ सकते थे ना। एक ना एक साइड से तो तुम्हें आना ही पड़ता, और जिस भी साइड से आते दूसरी साइड इविल ही लगती। कम से कम तुमने ये बात इतनी जल्दी समझ ली। लॉर्ड रुद्र की तरह तो नहीं, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे असुरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऑलमोस्ट मतलब अभी कुछ असुर बचे हैं। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर अभी तुम्हें यह समझना है कि तुम पहले महादेव नहीं हो जिन्हें कि मिसलीड किया गया है, और तुम आखिरी भी नहीं होगे। तुम्हारे ऊपर एक ड्यूटी है। नीलकंठ बनना इतना आसान नहीं। नीलकंठ बनने के लिए तुम्हें इस पेन को सहना होगा और अपने कर्मों को निभाना होगा। तुम्हें वो करना होगा जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। पर मैं किस तरह का महादेव हूँ, किस तरह का नीलकंठ हूँ? मुझे यही नहीं पता कि ईवल क्या है, तो मैं ईवल को डिस्ट्रॉय कैसे करूंगा? किसने कहा कि तुम ईवल को डिस्ट्रॉय करने आए हो? शिवा अब इरिटेट हो गए थे इन पंडित जी के इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ। तुम ईवल को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने आए हो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ ईवल? बहुत सारी लड़ाइयां लोगों के बीच में हुई हैं और बहुत सारी होती रहेंगी, पर महादेव ही ये फाइंड आउट कर सकता है कि ईवल क्या है। उसे ईवल के खिलाफ लड़ना है, कैसे उसे बुराई को खत्म करके अच्छाई का साथ देना है, ये एक महादेव ही डिसाइड कर सकता है। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ईवल है क्या? मैं महादेव नहीं हूँ, महादेव आप हैं। ये तो आपको ही डिसाइड करना होगा, और आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना होगा। आपके पास अपने आप ईवल आ जाएगा। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या ईवल है। बस आप अपने कर्म करते जाइए। तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। आप कौन हैं? मैं जानता हूँ कि इस सवाल का जवाब तुम्हें प्रॉमिस किया गया था, और अब मुझे इसका जवाब देना ही होगा। हम वासुदेव हैं, ट्राइब ऑफ विष्णु। हमारी दो ड्यूटीज हैं। एक तो जो अगला महादेव आए उसे लीड करना, और दूसरा जब जरूरत पड़े तो विष्णु बन जाना। लॉर्ड राम ने ये काम लॉर्ड वासुदेव को दिया था, और हम वासुदेव के फॉलोअर हैं, ट्राइब ऑफ वासुदेव। शिवा को सडनली स्ट्राइक हुआ एक और क्वेश्चन। तो क्या लॉर्ड रुद्रा महादेव के भी कोई ट्राइब हैं? ये सुनकर पंडित जी काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने शिवा से कहा कि हाँ, लॉर्ड रुद्रा के भी ट्राइब हैं, ट्राइब ऑफ वायुपुत्रास। वायुपुत्रा? पंडित जी ने शिवा के कंधे पर एक और बार हाथ रखा और शिवा को कहा कि इस बारे में वो अगली बार बात करेंगे। अभी उन्हें घर चले जाना चाहिए, उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही होगी। शिवा मंदिर से बाहर आए तो अब वो काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे। उन्होंने देखा सामने सती को। उन्होंने सती को टीज करते हुए कहा, क्या तुम हमेशा मेरा पीछा करती रहोगी? पीछा नहीं, मुझे पता है कि कब तुम अकेले रहना चाहते हो और कब तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी शिवा का ध्यान गया उसी हुडेड फिगर की तरफ। सती ने शिवा के गेज को फॉलो किया तो सती ने भी देखा। शिवा काफी घबरा गए। वो सती और शिवा के काफी पास था। सती ने अपना चक्कू निकाला और फेंक के उस नागा की तरफ फेंका। नागा बच गया और वो चक्कू जाके मिट्टी में लग गया। वो नागा अब सती के बहुत पास आ चुका था। शिवा ने उसी टाइम अपनी तलवार निकाली, अपनी शील्ड सती की तरफ की उसे बचाने के लिए, और नागा के ऊपर अटैक किया। जी हाँ, और इसी के साथ ये बुक इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा यही खत्म होती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमें सुननी होगी नॉवेल, जिसका नाम है
सीक्रेट ऑफ नागाज, जो कि शिवा ट्रायलॉजी सीरीज की नेक्स्ट नॉवेल है। तो अभी आपको देनी होगी मुझे इजाजत, क्योंकि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट नॉवेल के साथ मुझे लौटकर भी तो आना है। सो गाइज, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio on a Flight of Life. Bye bye.